साउंड, अभी साउंड कैसा, साउंड के ये वेव्स के अलग अलग एग्जांपल हैं। तो साउंड कैसा जनरेट होता है सबसे पहले वो हमको देखना है। तो कोई भी अगर बॉडी जो है वो बॉडी मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, और वो मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी के हिसाब से वो अपने जगह पे वाइब्रेशन करते रहते हैं। क्या करते हैं? अपने जगह पे वो वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो अपनी जगह छोड़ते नहीं है। तो उनका जो वाइब्रेशन है उसका जो फीचर्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे आगे। लेकिन साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है कि किसी भी कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो अपने जगह पे जो वाइब्रेशन कर रहा है उसको बाहर से एनर्जी दिया। अब ये सही बोर्ड को नॉक किया, बोर्ड को नॉक करेंगे तो मेरे हाथ का मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में शिफ्ट होएगा? बोर्ड में, बोर्ड के मॉलिक्यूल्स को मिलेगा। अब बोर्ड के मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी मिलने के बाद में बोर्ड का मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो एनर्जी को रिलीज कर देगा, क्योंकि वो एनर्जी उसके लिए क्या है? ज्यादा एनर्जी है। क्या है? अब उसको वो एनर्जी ज्यादा क्यों लगता है वो हमको देखने का है। तो ज्यादा क्यों लगता है वो हमको देखने का है। तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी छोड़ देगा, वो एनर्जी, वो प्रॉपर्टी को हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज को आगे देखेंगे। तो अभी इसके पास क्या केस है, आपका साउंड कैसे जनरेट होता है? आपने नॉक किया, नॉक करके हाथ का एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किस में छोड़ा? इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को दिया। इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? वो एनर्जी को विदहोल्ड कर सकता नहीं है, वो बोलता है ये मेरी एनर्जी नहीं है, वो छोड़ देगा। वो जो छूटेगा वो साउंड वेव्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। साउंड वेव्स के फॉर्म में क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउंड क्रिएट हुआ। तो अब ये जो साउंड है ये बेसिकली एक तरह का वेव है। क्या है ये? वेव है। और ये वेव पूरा एक रेंज में काम करता है, इसका एक पूरा रेंज होता है। ये यहां पर आपको वो पूरा रेंज दिया हुआ है। तो इसमें एक छोटा सा रेंज होता है, विजिबल रेंज। इस विजिबल रेंज के अंदर हमको चीजें दिखती है। इसके ऊपर का गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, इंफ्रारेड और रेडियो वेव, ये उसके ऊपर का है, ये नीचे का है। ये बीच का केस है विजिबल। हालांकि ये एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव का है, और साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं होता है। ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन अभी हमको क्या समझना है कि ऐसा वेव्स का रेंज होता है, जैसा लाइट के वेव का रेंज होता है वैसे साउंड के वेव का भी क्या होता है? रेंज होता है। और वो रेंज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमको मिलता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो गामा रे, एक्सरे, यूवी रे रहता है, और अगर वो कम है तो यहाँ पे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स वगैरह सब होता है। तो अभी यहां पर हमको जो समझने का है, यहां पे हमको समझने का है साउंड वेव को। तो साउंड वेव का जो टाइप है वो ट्रांसवर्स वेव का टाइप है। कौन सा? सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल वेव का टाइप है। किसका? लॉन्गिट्यूडनल। और लाइट जो है वो कौन सा है? ट्रांसवर्स वेव। लाइट कौन सा है? ट्रांसवर्स वेव। तो अभी यहां पर वेव्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो वेव्स का बेसिकली काम क्या होता है? वेव्स का एक ही काम होता है, एनर्जी ट्रांसफर करना। एक जगह से दूसरे जगह पे एनर्जी ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? वेव करता है। तो ये बेसिक फंक्शन है। तुम लोग दरवाजा भी बंद नहीं करते बराबर। तो वो क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो ट्रांसफर होता है वो वेव, वो उस मीडियम से जाएगा, पर लेके कौन जाएगा? वेव लेके जाएगा। ठीक है, अब ये इसके अलग अलग एग्जांपल है। साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव मतलब एक रस्सी है, और रस्सी को आपने हाथ में ऐसा पकड़ा है और उसको ऐसा ऐसा वाइब्रेट कर रहे हो, तो उसमें से वेव जनरेट होकर ट्रेवल होकर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग वेव। सिस्मिक वेव्स, जो अर्थ के अंदर के लेयर्स होते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर के लेयर्स होते हैं, सिस्मिक प्लेट्स बोलते हैं। वो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं और वो थोड़ा इधर उधर होते हैं तो अर्थक्वेक आता है। तो अब वो जब वेव्स जनरेट होते हैं, वो प्लेट्स हिलते हैं तो वेव्स जनरेट होते हैं। वो जो वेव्स जनरेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव। वेव्स डू नॉट which do not propagate, which require material medium for their propagation are called as electromagnetic waves. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा लाइट वेव का टाइप है। लाइट वेव का, लाइट वेव एक तरह से बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो उसके उसके रेंज में क्या आता है, लाइट वेव, रेडियो वेव, गामा रेस, ये सबका सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबके सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अभी हमने लास्ट केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा मैटर वेव्स, यानी कोई भी मैटर है तो उससे एसोसिएटेड वेव, यानी आपका इलेक्ट्रॉन है तो उससे एसोसिएटेड क्या है, वेव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव। उसको हम क्या बोलेंगे, तो मैटर वेव क्या है, मैटर वेव आर काइंड ऑफ वेव्स विच आर एसोसिएटेड विथ पार्टिकल। तो आपको क्या मिला, मैटर वेव्स। वेव्स इन विच अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड एट वन प्लेस ट्रेवल्स टू डिस्टेंट पॉइंट्स, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेवल करके जाते हैं वेव, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव किसको बोलेंगे, अब ये डिटेल में आपको पढ़ना, ये एग्जाम में आ सकता है। डेफिनेशन, प्रोग्रेसिव वेव्स आर डिफाइंड एज काइंड ऑफ वेव्स which keeps on continuously moving in a given fixed direction। उसको अगर आप छोड़ दोगे वो सीधा एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में ही चलता रहेगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज करता नहीं है। तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, उसको जब तक कोई रोकने नहीं आएगा अपना डायरेक्शन वो चेंज नहीं करता है। अब ये प्रोग्रेसिव वेव एक तरह से बोले तो फोर फादर है, क्या है, फोर फादर, मतलब किसका, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोग्रेसिव वेव से बना हुआ है। प्रोग्रेसिव वेव के अंदर क्या आता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपको उससे ये वेव मिलता है। तो हमको याद रखना है प्रोग्रेसिव वेव इज नथिंग बट, उसके अंदर आपकी ये दोनों चीजें आ जाती है। तो क्या आता है दोनों, आपका ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, चलो आगे। अब ये भी आपके कॉलेज के एग्जाम में आ सकता है, सिंपल सिंपल चीजें आपको पहले कई बार बताया। ठीक है ठीक है ठीक, अरे रुको। तो पीरियड, पीरियड मतलब एक वेव का टाइम, ये आपकी एक वेव है। वेव का ये जो ऊपर जाने वाला पार्ट है इसको क्रस्ट बोलते हैं, नीचे आने वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनाता है, क्या करता है, एक, तो एक वेव को बनने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन। जब आप एक बार ऐसा ऑसिलेशन करते हो, हाथ में रस्सी पकड़ो और एक बार ऐसा ऑसिलेशन करो, तो आपको एक वेव बन के मिलेगा। तो जो ऑसिलेशन का टाइम होता है वही वेव का भी टाइम होता है। ऑसिलेशन अगर एक सेकंड में कंप्लीट किया तो एक वेव भी एक सेकंड में कंप्लीट होती है। तो टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन और वन वेव, कुछ भी बोलोगे तो उसको क्या लगता है, पीरियड ऑफ वेव बोलते हैं, यानी एक वेव बनने का टाइम। फिर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी आपको मालूम है टिटवाला का बस भी शुरू हो गया, इधर टिटवाला से बस आता है इधर, ठीक है, गोविली से बस इधर आना शुरू हुआ है। लेकिन अभी क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, बस का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर बस फटाफट आएगी तो हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और बस अगर रुक रुक के आती है, टाइम ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं कि कितना फटाफट वेव बन रहा है, जितना फटाफट वेव बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। और डेफिनेशन में क्या पढ़ना है इसका, रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का क्या, रेसिप्रोकल। तो अगर टाइम एक वेव का 2 सेकेंड है बनने का, तो 1/2 क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, 1/2 क्या होगी उसकी। अब उसको मेजर किस में करेंगे, सेकेंड इनवर्स, किससे मेजर करेंगे, सेकेंड इनवर्स, या फिर उसका दूसरी यूनिट का नाम है, साइंटिस्ट हेनरी के नाम पे, सॉरी हेनरिस हर्ट्स, उनके नाम पे है हर्ट्स। तो हर्ट्स ही बोलते हैं, या सेकेंड मिनट आवर इनवर्स। ठीक है, मोबाइल दू सर बस, ये किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, किसका, फ्रीक्वेंसी का। चलो आगे, वेलोसिटी क्या आएगा नेक्स्ट। तो वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एक वेव कंप्लीट होने के टाइम को क्या बोलते हैं, एक वेव कंप्लीट हुआ
उसको जितने टाइम में कंप्लीट किया और जितना उसका स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो वेव तो ऐसे जा रही है, ऐसा ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऐसा हुआ, तो ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना ही है, रेड लाइन। ये यहां से ऐसा घूम के आया तो ये डिस्टेंस है ना, पर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन इतना ही है ना। तो हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उससे वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेट में कवर किया डिवाइड बाय टाइम। तो 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले। तो 1 अपॉन टाइम हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये जो उसने कवर किया ये वाला इतना पूरा स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? सिंबल है लैम्डा। ठीक है, एक वेव का लेंथ, एक वेव के लेंथ को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम टी, पर 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो इधर क्या आ गया आपके पास? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये क्या हुआ आपका? ठीक है, अब एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? कि कितना वो ऊपर जा रहा है वेव और कितना नीचे आ रहा है। नीचे और ऊपर जो जाता है वो सेम होता है, वो चेंज होता है। तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, तो वेवलेंथ हम क्या बोलेंगे उसका? सॉरी, उसका एम्पलीट्यूड क्या है? दोनों के लिए सेम। तो 5 सेंटीमीटर ऊपर 5 सेंटीमीटर समझो नीचे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे। अब ये वेवलेंथ का डेफिनेशन आ गया। तो अभी हमने वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या पढ़ा? एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यहां से यहां तक। पर ये जो आपका डेफिनेशन है ये थोड़ा सा अलग बोलता है, लैंग्वेज अलग है पर बात वही है। वो क्या बोलता है? सेम स्टेट में, इधर सेम स्टेट में दो पॉइंट है, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो सेम स्टेट से मतलब क्या है? ये दो क्रस्ट है ना, ये दोनों क्या है? क्रस्ट है। दो क्रस्ट सेम स्टेट में होते हैं, दो ट्रफ सेम स्टेट में होते हैं। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस ले लो तो वो वेवलेंथ है। तो वो क्या है? पर अभी हमने क्या पढ़ा? वेवलेंथ मतलब जहां से वेव स्टार्ट हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है। पर ये दोनों पॉइंट को देखो, ये दोनों भी क्या है? सेम स्टेट में। दोनों किसमें है? तो यहां पर जो उसका स्टेट है वही यहां पर भी क्या है? इसका स्टेट है। और अगर ऐसे दो सेम स्टेट को हमने पकड़ लिया, ऋषि खड़े रहे, और अगले बार हुआ तो अभी हाथ ऊपर खड़े रहेगा। तो अब अगर दो सेम स्टेट में है तो ऐसे दो सेम स्टेट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अभी वो क्रस्ट क्रस्ट के बीच का ले लो, ट्रफ ट्रफ के बीच का ले लो, या स्टार्ट से लेके लास्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वैल्यू सेम आने वाला है। वेवलेंथ क्या रहेगा? सेम। तो आपको क्या मिलेगा? थ्रू आउट आपको वेवलेंथ सेम मिलता है। ठीक है, ये क्या हो गया? वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। दोनों लड़की की तरह बहने पिछले लेक्चर में भी नहीं थी। पिछले तुम्हारे लेक्चर में कल तो कल भी आई। इसका हैंडल किधर गया? चलो आगे।
हाँ इधर देखो, तो मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया वो इधर सॉल्व करके दिया हुआ है, ये जो अभी मिटाया ना इधर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस नहीं आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक वेवलेंथ, और टाइम कितना, टी। तो लैम्डा अपॉन टी क्या हो गया, वेलोसिटी। अब 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, कहीं पे सिंबल एफ मिलेगा, कहीं पे एन मिलेगा। तो आपका ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। यानी वेव का स्पीड दो बात पे डिपेंड करता है कि वेव का लेंथ कितना लंबा है और वेव कितना फटाफट बन रहा है। जितना लंबा उसका वेवलेंथ होगा उतनी उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, और जितना फटाफट वेव बनेगा उतना भी उसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो आपका वेव वेलोसिटी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। जैसा आपके चलने का स्पीड किस पे डिपेंड करता है, आपका स्टेप्स कितना लंबा लंबा है, स्टेप्स जितना लंबा रहेगा और जितना फटाफट स्टेप्स रखोगे, ये दो बात पे डिसाइड होता है कि आपका वेव वेलोसिटी कितना रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, फेस ऑफ अ वेव। तो फेस ऑफ अ वेव, फेस भी जाने दो, वो वर्ड जाने दो, फेस ऊपर जाने दो, ऊपर जा थोड़ा सा, हाँ बस बस। तो फेस ऑफ अ वेव का मतलब ये होता है स्टेट, जो अभी स्टेट बताया ना, स्टेट मतलब कौन सा एक पॉइंट है। ठीक है, तो स्टेट आपको क्या मिलेगा, ये देखो, ये ओ पॉइंट का और क्यू पॉइंट का स्टेट सेम है, एन पॉइंट का यू पॉइंट का स्टेट सेम है, और एस पॉइंट और एम पॉइंट का स्टेट सेम है। ठीक है, ये आर पॉइंट और ये थोड़ा सा और आगे जाता था, इतना और, तो यहां जो आता था ये दोनों का पॉइंट स्टेट क्या होता था, सेम। इधर ध्यान दो अश्विन, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कि स्टेट एक ऐसा पोजीशन है जो आपको उसके पार्टिकल से मिलता है। पार्टिकल कहां पर है उससे हमको पता चलेगा पोजीशन क्या है। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज फेस। जो पार्टिकल की पोजीशन है वो हमको किसके बारे में बताती है, उसके फेस के बारे में। द फेस ऑफ द पार्टिकल एट अ प्लेस इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन एंड इट्स ऑसिलेशन। अब उसमें एक कंडीशन आती है कि अगर आपको सेम स्टेट में चाहिए तो ये और ये तीनों सेम स्टेट में है, ओ क्यू और डब्ल्यू ऑल आर इन सेम स्टेट। तो ऑल थ्री आर इन सेम स्टेट। अब आप यहां पे क्या करोगे, यहां जो आपको स्टेट मिले, ये स्टेट से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे ओ से लेके क्यू, तो वन वेवलेंथ का डिस्प्लेसमेंट है, कितना, वन वेवलेंथ का। अगर डब्ल्यू तक निकालना है तो टू वेव का डिस्प्लेसमेंट है, यानी टू वेवलेंथ यानी टू लैम्डा। तो वेवलेंथ आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने में हेल्प करता है। दूसरा, डायरेक्शन। अगर आपको ये एक स्टेट यहां मिला, दूसरा सेम स्टेट यहां मिला, तो आप क्या बोलोगे, वेव किधर जा रही है, एक्स एक्सिस में। अगर ओ यहां होता और क्यू यहां होता तो आप क्या बोलते, किधर जा रही है, वाई एक्सिस में। तो जो स्टेट है वो आपको वेव का डायरेक्शन बताने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये किस में हेल्प करता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अगर वेव ओ से डब्ल्यू गया, कितना गया, तो उसमें दो वेव बनी है ना, तो दो बार ऑसिलेशन हुआ है, कितने टाइम्स, टू टाइम्स। तो जितनी वेव उतना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है, जितना वेव उतना नंबर ऑफ। तो अब यहां पे कितनी वेव बनी है, तो ऑसिलेशन कितने हुए, दो। ठीक है, पार्टिकल्स आर एन टी क्यू एन, अच्छा ठीक है, ये वही है जो बोला।
अब इसमें क्या बोला इसने डायरेक्शन के बारे में, तो आर और टी, वेर इज आर, ये आर यहां पर है, टी यहां पर है, दोनों अगर देखें तो पोजीशन सेम है, पर दोनों एक दूसरे से अलग कैसे, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो किससे मालूम पड़ता है, इससे डायरेक्शन भी मालूम पड़ता है, ठीक है। Particles having same magnitude of displacement and same direction of velocity are said to be in phase during their respective oscillation. अलग अलग ऑसिलेशन के टाइम पर आपको उनका स्टेट क्या मिलता है, सेम मिलता है, स्टेट क्या मिलता है, सेम, ठीक है। तो आपको स्टेट का पता भी उससे चलता है। सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर इन फेस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। जो सेम फेस में है ऐसे दो पार्टिकल के सेपरेशन अगर होगा तो आप क्या बोलोगे, यहां पर वेवलेंथ कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ, आपका O है और Q है, ये दोनों क्या है, सेम स्टेट में, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, ये साथ साथ में हम इनको क्या बोलेंगे, दे आर इन फेस। क्या है, दोनों एक ही फेस में है, ठीक है। तो अभी पार्टिकल की पोजीशन बताने में भी हेल्प करता है। देखो कैसे, टू सक्सेसिव पार्टिकल्स डिफर बाय वन इन देयर ऑसिलेशन नंबर। इफ पार्टिकल V is at nth position, the particle P will be its n+1 oscillation as the wave is traveling along positive x-axis direction। तो पहले तो आपका एक पॉइंट समझो कौन सा लिया है, V किधर है, ऊपर, ओके। The two successive particles differ by one in their oscillation number, that is if particle, okay। तो समझो अगर आपने दो सेम फेस के पार्टिकल लिए, यानी पार्टिकल P और पार्टिकल V, ठीक है, दोनों सेम फेस में है, यस और नो। तो अगर पार्टिकल P फर्स्ट ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है ना, किसके वजह से, पहली वेव में है ना वो, तो वो पहले ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब नेक्स्ट उसके बाद वाला पार्टिकल जो सेम फेस में है, क्या है, वो उसके बाद वाले ऑसिलेशन से प्रोड्यूस हुआ रहेगा। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि P का ऑसिलेशन नंबर 3 है, तो आप मुझे बताओ V का क्या है, तो आप बोलोगे 3+1। क्या बोलोगे, 3+1। तो उसका क्या रहेगा, 4। आई बात समझ में। तो सेम फेस के दो पार्टिकल, ये आपके दोनों सेम फेस के हैं, इसका जो ऑसिलेशन नंबर है इसके बाद वाला उसका +1 होगा, उसका क्या होगा, +1। चलो आगे, हम देयर आर सम कॉमन प्रॉपर्टीज। क्या है कुछ, नाउ व्हाट आर दोस कॉमन प्रॉपर्टीज। इन अ गिवन ग्राफ इफ द डिस्टर्बेंस एनर्जी हैज रीच द पार्टिकल W, कहां पे पहुंच गया, W, द फेस एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्टिकल इज 0। At this instant the particle V has entered quarter oscillation and reached maximum of sin 91। ओके, हाँ ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बताया है कि आप इसको एंगल्स के थ्रू कैसे समझ सकते हो, किसके थ्रू, तो अभी समझो जहां से ऑसिलेशन O पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो आप उसके बाद में कहां पहुंचे, M पर, वेयर यू हैव रीच्ड M। तो अगर आप एंगल देखो तो कितना कवर किया बाय एंगल, अगर एक हाफ वेव पकड़ते हैं तो ये कितना है, 180 डिग्री, कितना, और ये एक और 180 डिग्री, दोनों मिलके कितने हुए, 2 पाई। तो अगर 0 से M जाते हो, किधर जाते हो, तो π/2 एंगल कवर करोगे, कितना, और M से N पे जाओगे तो पाई, N से P पे जाओगे तो 3 π/2, और P से Q पे गए तो 2 पाई, कितना, 2 पाई। तो अभी कोई आपको पूछेगा कि आप अगर S पॉइंट पर हो, कौन से पॉइंट, S, तो आपने कितना एंगल कवर किया, क्या किया, तो 0 to Q इट इज 2 पाई,
एंड दिस इज पाई बाय 2, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया 5 पाई बाय 2, कितना हो गया 5 पाई बाय 2। तो अलग अलग पोजीशन को आप एंगल से, एक आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यानी स्ट्रेट लाइन में कितना हुआ, तो वो हम वेवलेंथ से बता सकते हैं। पर बोलेगा कोई डिस्टेंस बताओ, तो कैसे बताओगे, एंगल से। ये डिस्टेंस का रिलेशन एंगल से हो गया। यहां से लेके एस पॉइंट तक इतना डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वेवलेंथ एक वेवलेंथ और 1/4 ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, ऐसे बता सकते हो। लेकिन कोई बोलेगा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो पाई 2 पाई और 1 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, यानी एंगल से आपने क्या किया, डिस्टेंस बताया। क्यों, क्योंकि ट्रैवलिंग कैसे हो रही है, सर्कल में। कैसे हो रही है, डिस्टेंस आप एंगल से तभी बता सकते हो जब ट्रैवलिंग किससे होती हो, सर्कल में, है ना। तो V and P are successive particles in the same state, same displacement, same direction of velocity during their respective oscillation. Phase angle differs by pi by 2. हमेशा सेम स्टेट के दो पार्टिकल, क्या सेम से तो O और Q सेम स्टेट में है, Q और W सेम स्टेट में है, दोनों का फेज डिफरेंस हमेशा कितना है, 2 पाई। कितना होता है, तो हमेशा डिफरेंस 2 पाई रहेगा। चलो आगे, अब यहां पर प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी देखो। ये जो इसमें अभी तक हुआ, इसमें जो डेफिनेशंस थे ना, मैं कॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, कॉलेज के एग्जाम के हिसाब से, आरकेटी कॉलेज, जो डेफिनेशन हुए, वेवलेंथ, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब आते हैं। ये प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज आएगी और डेफिनेशन आएगा। तो डेफिनेशन आ सकता है, प्रॉपर्टीज ज्यादातर नहीं आती है, पर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव आएगी, उसकी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस, ये पक्का आता है और हर कॉलेज में आता है। प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस, डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है इसको आपको देख लेना है, समझ लेना है, याद भी करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आता है, मतलब नहीं आएगा, पर आता बहुत कम है। आता क्या है ज्यादातर, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो इसके बाद आएगा टॉपिक, ठीक है। पर ये बहुत कुछ उसी पर जैसा ही है, अगर ये समझेगा तो वो आराम से समझेगा। तो अब देखो, प्रोग्रेसिव वेव्स, waves in which disturbance created at one place travels to distant points and keeps traveling unless waves are stopped by external force. तो ये प्रोग्रेसिव वेव का डेफिनेशन है। उसको अगर आपने छोड़ दिया तो कीप्स ऑन मूविंग इन अ गिवन सिंगल फिक्स डायरेक्शन अनलेस एंड अनटिल यू स्टॉप इट। कोई रीजन से आप उसको स्टॉप नहीं करोगे तो सीधा एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव में प्रॉपर्टीज में आपको वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, पीरियड है, डबल पीरियोडिसिटी नई चीज आई है वो देखेंगे अभी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो जो जो कॉमन है वो हम लोग ने कर लिया। अभी डबल पीरियोडिसिटी नया चीज है, उसको हम देखेंगे। तो अभी प्रोग्रेसिव वेव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट ट्रांसवर्स एंड सेकंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो प्रोग्रेसिव है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स भी है कंपल्सरली। जो प्रोग्रेसिव में है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में है, पर एडिशनल और भी आ जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रोग्रेसिव की प्रॉपर्टी को आप जो समझोगे वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। उसको क्या होता है, सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी होता है। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू, ठीक है, उसका फेज चेंज होता है पार्टिकल से लेके। तो मतलब क्या है, ये ऐसी वेव है। अब इसमें यहां पर आओगे तो अलग फेज, यहां पहुंचे अलग फेज,
यहां पे अलग फेस, तो फेस और डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। उनका सबका पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम होता है। ये सिंपल है, मतलब आप कहीं पर भी जाओ आपको क्या मिलेगा, थ्रू आउट पार्टिकल्स का सेम एम्पलीट्यूड, नहीं जितना ऊपर जा रहे हैं उतना नीचे आ रहे हैं, जितने स्पीड से वाइब्रेशन हो रहा है सबके लिए सेम हो रहा है, और एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लग रहा है वो भी क्या है, सबका सेम है, चेंज होता नहीं है। लेकिन स्टेट ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो रहा है। एक मतलब एक का ऑसिलेशन इधर है, दूसरे का इधर है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आना शुरू होगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, फिर ये इसके पीछे पीछे आएगा, ये वापस रिटर्न मारेगा, ये नीचे जा रहा है, ऐसा चलता रहता है। इसको आपको अगर इमेजिन करने का तो एक रस्सी ऐसा पकड़ो और ऐसा ऐसा वाइब्रेट करो। आपने घर में किसी को बोला ऐसा रस्सी पकड़ के ऐसा ऐसा करने का, और वो वेव बनेगा, तो आप उसको देखो, तो आपको अभी पैर दुख रहा है सिर्फ, अभी हाथ दुखेगा। तेरे साथ में कौन बात कर रहा है बता, उसको भी खड़ा कर। कोई भी नहीं है, दोस्ती नहीं पा रहा है, ठीक, अकेले दोस्ती कर, देख तेरा दोस्त खड़ा होता है तेरे लिए, नहीं तो मैं तेरे को जबरदस्ती एक दोस्त दे देता। तो क्या आया केस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव में ये दो प्रॉपर्टी कॉमन है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन चेंज होता रहता है, ये ऊपर 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 नीचे 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 ऐसा, तो उसका जो स्टेट है वो क्या होगा, लगातार चेंज होता रहेगा। दो सेम स्टेट वाले को बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, चलो आगे। अभी देखो, ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम उसका एम्पलीट्यूड सेम होता है क्या इक्वल होता है, सेम। व्हेन वेव चेंजेस द मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, वेव अगर समझो एयर से होते हुए वॉल के अंदर गया, वुड के अंदर गया, पेपर के अंदर गया, यानी मीडियम क्या हो गया, तो मीडियम जैसे ही चेंज होता है, क्या होता है, मीडियम, मीडियम जैसे ही चेंज होता है हम क्या बोलेंगे, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, वेव इधर गया, उधर जाकर वॉल के अंदर घुस गया, वॉल के अंदर घुसने के बाद में आपको क्या मिलता है, उसका सॉरी उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। चलो अभी इधर साउंड का करो, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज होती है, यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, मीडियम के साथ में वेलोसिटी चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होता है। क्या चेंज होता है, क्या जरूरत है, वेवलेंथ चेंज होता है और वेलोसिटी चेंज होती है। यानी आप अगर देखोगे तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में 330 मीटर पर सेकंड के या 340 मीटर पर सेकंड के आसपास रहता है, स्टील में गया तो 1500 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी दो चीज से बनती है ना, फ्रीक्वेंसी और, तो क्या चेंज होता है, वेवलेंथ, और क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो टीली फॉग ये सम है, चलो सम्स के टाइम पे करेंगे। चलो अब ये ट्रांसवर्स वेव, और ऊपर करो। अब इसके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको अच्छे से समझने हैं और डिस्टिंग्विश खासकर प्रिपेयर करना है। क्या करना है, डिस्टिंग्विश। अगर आप डिस्टिंग्विश प्रिपेयर करते हो तो प्रॉपर्टीज अपने आप हो जाती है, ठीक है, फिर आपको अलग से प्रॉपर्टीज पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो अब इसका एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव का, स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव
फिर पानी, पॉन्ड का पानी है, उसके अंदर पत्थर मारा तो रिपल्स ऐसा ऐसा आता है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव, दैट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। ये सब क्या है का एग्जाम्पल्स है। अब आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल्स आपको एमसीक्यू में कॉलेज के एग्जाम में आते हैं। क्या चालू है? कॉलेज के एग्जाम में क्या होता है, ये एमसीक्यूज आते हैं कि ये कौन से टाइप ऑफ वेव है, या ये टाइप वेव का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स में ये सब है, रिपल्स ऑन द सरफेस, लाइट वेव और स्ट्रिंग वेव। अभी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन द पाथ ऑफ द वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब हर एक पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन देखो। इस पॉइंट पर अगर कोई बोलेगा इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये है, ठीक है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये है। कितना समझ में आया? पर पार्टिकल्स वाइब्रेट कैसे करेंगे उस टाइम पे? पार्टिकल्स, यहां का जो पार्टिकल है इट विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, लाइक दिस। यहां वाला ऐसे, यहां वाला ऐसे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वैसे वाइब्रेट करेगा। आई बात समझ में? पहले लाइन का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन द पाथ ऑफ द वेव वाइब्रेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव विथ सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। उसका पीरियड और एम्पलीट्यूड क्या रहता है? दरवाजा मैं बंद करूं? कौन आ रही है? पूरा भी नहीं बंद किया तो तू तो पूरा खोल के गई वो। अभी कर दी ना। तो आपको इधर क्या मिलेगा? वहां से अब 1.5 साल हो गए लाड़े पे आ गए उन लोग। तो पार्टिकल्स कैसा वाइब्रेट करते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ। पार्टिकल्स कैसा वाइब्रेट कर रहे हैं? परपेंड। वेव जिस डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पर वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर। क्या करेंगे? तो यहां पर पहुंचे, पार्टिकल ऐसा ऐसा वाइब्रेट करेगा। इसका मतलब आपको अच्छे से समझ के रखना है। When transverse wave passes through a medium, the medium is divided into alternate crust and trough. जब ट्रांसवर्स वेव जाएगी कहीं से भी ट्रैवल करके, तो लाइट वेव भी क्रस्ट और ट्रफ बनाती है। स्ट्रिंग के ऊपर भी वेव ऐसा ऊपर नीचे बनता है। बैठो और ठीक से बैठो। उसके में भी स्ट्रिंग वेव, पानी के अंदर जो रेपल्स आता है वो भी ऐसा ऐसा आता है। तो जहां से ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करके जाएगी वहां पे क्या बनेगा? क्रस्ट और ट्रफ। चलो आगे। The distance between two successive crust and trough is called as wavelength. उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। दो क्रस्ट के बीच का या दो ट्रफ के बीच का, पर कैसे होनी चाहिए? सक्सेसिव। इस ट्रफ के बाद में ये ट्रफ पकड़ोगे तो डबल लैम्डा हो जाएगा, दो वेवलेंथ होगा। तो सक्सेसिव पकड़ना, एक के बाद का दूसरा, तो आपको क्या मिलेगा? वेवलेंथ। क्रस्ट एंड ट्रफ एडवांस इन द मीडियम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ। इसका काम एक ही है कि एनर्जी ट्रांसफर करने का, और कुछ भी काम। ट्रांसफर से एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये देखो याद रखना खास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ के हर तरह का ट्रांसफर वेव ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स एंड नॉट थ्रू लिक्विड एंड गैसेस। खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी
ये ही सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास होता है। मतलब हमारे फ्लैश के थ्रू एक्सरे होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे भी गया। लाइट एयर में तो है ही, और पानी के अंदर अगर टॉर्च जलाओ तो भी थोड़ी लाइट होती है ना। तो इट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट वेव। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग वेव पकड़ी, आपने पानी के रिपल्स को पकड़ा, तो वो सिर्फ सरफेस से जाएगा। किधर से जाएगा? सरफेस से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव बट दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। अब सन है, सन पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे हिरोशिमा नागासाकी एक साथ उधर लगातार चालू है, ठीक है। तो वो हिरोशिमा नागासाकी जो उधर हो रहा है उसके वजह से बहुत ज्यादा लाइट और साउंड लगातार प्रोड्यूस हो रहा है। उसमें से सिर्फ लाइट उधर से ट्रेवल करके 8 मिनट 50 सेकेंड्स पर अर्थ पर आती है, लेकिन उधर से साउंड नहीं आता। साउंड आया तो सब बहरे हो जाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं आता? क्योंकि बीच में वैक्यूम है। क्या है? तो लाइट को ट्रेवल होने के लिए वैक्यूम का कोई असर नहीं होता है। वैक्यूम मतलब क्या? कि कोई भी पार्टिकल नहीं है। पर अगर पार्टिकल नहीं है तो भी उसको फर्क पड़ता नहीं है, उसको कोई भी फर्क पड़ने वाला। लेकिन साउंड को मॉलिक्यूल्स चाहिए ट्रैवल करने के लिए। क्या चाहिए? अगर मॉलिक्यूल नहीं है तो साउंड ट्रैवल करने वाला नहीं। बात समझ में आई? तो कंपलसरी कंडीशन क्या है? यू नीड मॉलिक्यूल्स। किसके लिए? साउंड के लिए। पर इस वेव के लिए नहीं, इसीलिए लाइट सन से इधर पहुंचता है। नाउ when transverse waves advance through a medium there is no change of pressure and density। जब ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करता है तो उसको मॉलिक्यूल्स की जरूरत, जैसे मैंने बताया। तो अगर मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है तो वो मॉलिक्यूल्स को दबाने का काम या खींचने का काम दोनों नहीं करता है। उसको मॉलिक्यूल के रहने नहीं रहने से कोई भी फर्क पड़ता। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जिस मीडियम से ट्रैवल कर रहा है उस मीडियम की डेंसिटी, क्या? उस मीडियम की डेंसिटी या उस मीडियम का प्रेशर, ये दोनों को चेंज करता नहीं है। प्रेशर में क्या होता है? आप कोई चीज को दबाओगे तो मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे, लेकिन उसको मॉलिक्यूल्स का कोई फर्क पड़ता। डेंसिटी मतलब क्या? कोई चीज को दबाया, इधर ध्यान दो, हाथ निकालो। वो अगर कोई चीज को दबाया तो वो डेंस हो गई, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होती है और प्रेशर भी पड़ता नहीं है। किसमें? इसमें, साउंड में पड़ता है। तो यही डिस्टिंग्विश के आपको काम आएगा। तो when transverse wave advance through a medium there is no change in pressure and density but the shape changes periodically। शेप चेंज हो रहे हैं ना। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। लेजर लाइट है, वो लेजर लाइट ये नॉर्मल लाइट की बनती है ना, साउंड की लेजर बनती है क्या? कि मतलब बोला तो इधर भी आवाज जा रही, इधर भी जा रही, उधर भी जा रही, ऊपर भी जा रही, इधर। अब इसको मैं खाली डायरेक्शन करके ऐसा एक के कान में डाल दूं, ऐसा हो सकता है? ऐसा साउंड के साथ होता नहीं है, पर लाइट के साथ होता है। तो लाइट का लेजर बनेगा यानी पोलराइज कर सकते हैं, पर साउंड का नहीं कर सकते। मीडियम कन्वेइंग अ ट्रांसवर्स वेव मस्ट पोसेस इलास्टिसिटी ऑफ शेप। क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ, यानी यहां पर जो शेप है वो लगातार आपका क्या होगा? चेंज हो रहा है। तो शेप कब चेंज होगा? जब मीडियम के अंदर क्या होगी? इलास्टिसिटी। रबर बैंड है, उसको खींचते हो, उसको दबाते हो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इलास्टिक नेचर होता है ना। तो इलास्टिसिटी अगर है तभी ये चीज पॉसिबल है। तो
तो अब ये मॉड्यूलस जो होते हैं इसके बारे में डिटेल में आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे। तो अभी खाली ये टॉपिक आप ले लो कि इसके अंदर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, ठीक है। इसी वजह से उसका शेप क्या हो सकता है, आप चेंज कर सकते। चलो आगे नेक्स्ट। अब यहां पे आएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। किस पे? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप क्या पढ़ोगे कि सबसे पहले उधर आपने क्या पढ़ा था, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर। कैसा? वेव के डायरेक्शन में कैसा होता था, परपेंडिकुलर। अब इधर वेव कहां जा रही है, देखो स्पीकर से निकली और उधर कान में जा रही है ना। सीधा बैठो वाहिद, इधर से निकल रहा है स्पीकर से आवाज और किधर जा रहा है, तो अब ये रास्ता सीधा पकड़ के जा रहा है, यस और नो। तो उसका डायरेक्शन ये है, पर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, सॉरी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, वेव का जो डायरेक्शन है उसको पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव के लिए परपेंडिकुलर था, इसके लिए पैरेलल है। All particles of the medium in the path of the wave vibrate in the direction parallel to the direction of propagation of wave. When longitudinal wave passes through a medium, एक मीडियम से जब वो पास होता है तो क्या करता है, कंप्रेशन बनाता है। देखो बहुत सारे पार्टिकल एक जगह पे आ गए, डेंस हो गई ना लाइन, उधर डायग्राम देखो, डेंस हुई है ना, बीच में डेंसिटी होती है, फिर ऐसा रिलैक्स हो जाता है, फिर डेंसिटी होती है, फिर रिलैक्स हो जाता है। तो जो डेंसिटी आती है जहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स एक ही पॉइंट पर एक साथ आ गए, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। क्या बोलते हैं, और जहां पर वो ऐसे फैल के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स है उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं, वहां क्रस्ट और ट्रफ बन रहे थे, यहां पर कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बनेगा। यहां क्या बनेगा, ठीक है। जो कॉम्प्रेशन होगा वो हाई प्रेशर हाई डेंसिटी का होगा। क्या होगा, जब आपने प्रेशर लगाया तभी तो मॉलिक्यूल्स पास में आ गए ना, और जब पास में आ गए तो उधर डेंसिटी बढ़ गई। क्या हो गई उधर डेंसिटी, तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा है और साथ में डेंसिटी ज्यादा है और साथ में प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा प्रेशर से ही ज्यादा डेंसिटी आया ना, मॉलिक्यूल्स को दबाया ना, तो प्रेशर और डेंसिटी कंप्रेशन में क्या है, ज्यादा है इधर, और रेयरफैक्शन में क्या है, प्रेशर भी कम है और डेंसिटी भी। तो प्रेशर और डेंसिटी रिड्यूसेस एट रेयरफैक्शन, कंप्रेशन में बढ़ेगा, रेयरफैक्शन में कम होगा। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसा बनाते हुए साउंड आगे जाता है। वहां पे क्रस्ट ट्रफ, ठीक है। चलो आगे। तो आपको इसके लिए याद रखना है कि यहां पर प्रेशर और डेंसिटी चेंज होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास में आ गए और दूर गए, तो प्रेशर और डेंसिटी क्या होती है, यहां पे चेंज होती है, वहां पे प्रेशर और डेंसिटी चेंज, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स हैविंग सेम फेस, क्या होना चाहिए, सेम फेस। सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं। क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते रहते हैं। तो दो कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, दो रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ, बस सक्सेसिव होनी चाहिए, एक के बाद दूसरा, एक के बाद 10वां देखोगे तो नहीं, तो 10 वेवलेंथ हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो एक कंप्रेशन, ये कंप्रेशन और फिर नेक्स्ट कंप्रेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। अब वहां पर क्या था, देखो वहां पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था। क्या था, मॉडुलस ऑफ, यहां का फॉर प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द मीडियम मस्ट पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, इलास्टिसिटी ऑफ, यहां पर क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए। वॉल्यूम में क्या चाहिए,
तो क्या बोलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, जिसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड, ये तीनों से ट्रेवल करता है। ये वैक्यूम में से भी ट्रेवल करता नहीं, ये नहीं करेगा, वो करेगा। ये खाली किसमें से ट्रेवल करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर तीनों जगह इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। सबसे कम किसमें होता है, साउंड में। किसमें होता है, सॉरी, एयर में, 340 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा मीडियम डेंस होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे रेयर मीडियम एयर है, इसलिए यहां पर सबसे कम है। 332 से लेके 344 के रेंज में रहता है। साउंड का स्पीड बदलता है, तो क्यों बदलता है वो आगे देखेंगे, चैप्टर में रहेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन ट्रेवल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और एम्प्टी स्पेस। कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन एडवांस इन अ मीडियम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। When longitudinal wave advance through a medium, there is periodic variation in pressure and density. Pressure बढ़ता है, density बढ़ती है, pressure कम होता है, density। Since the direction of vibration of particles and the direction of propagation of wave are same or parallel, longitudinal waves cannot be polarized. कोई चीज, ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर पोलराइजेशन साउंड में नहीं होता है, मतलब साउंड को लेजर के जैसा एक लाइन में कर सकते नहीं है। तो उसका रीजन क्या बोलता है, सिंस द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल, मतलब इस तरफ अगर साउंड को ट्रेवल करके जाना है तो पार्टिकल्स ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं। उसमें क्या था, अगर वेव को इधर जाना है तो पार्टिकल ऐसे है, यानी पार्टिकल ऐसा ऐसा हो गए तो क्या हो गया, पैरेलल, और ऐसा हो गए तो परपेंडिकुलर। जैसा ये घूमेगा वैसा घूम जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि उसको आप बेंड नहीं कर सकते। जो लाइट का वेव है, ट्रांसवर्स वेव, उसके पार्टिकल्स को बेंड कर सकते हैं, पर इसको बेंड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे कैनॉट बी पोलराइज्ड, इसका पोलराइजेशन होता है। चलो आगे। अब मेरे हिसाब से आपका पॉज करो, हो गया ना सिलेबस, पॉज करो। Yeah.